सेक्रेटरी थी उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। पहली दफा 25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद। 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी। एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। बल्कि तो मैंने कहा था आप मार्च करें, मैं आपके लिए खाने खूने का बंदोबस्त करूंगा। मुझे बेचारे बिलावल पे बड़ा अफसोस था, वो मुझे डर था रोई ना पड़े, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तस्वर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें भी थी उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं। और जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों, वो गुलाम बन जाते हैं। और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। मौलाना रूमी ने जिस तरह कहा कि जब मेरे अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? क्योंकि गुलाम रींगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इलामा इकबाल, शायद ही मुसलमान दुनिया में इस तरह का ज़हन आया हो। उनकी शायरी, उनका फलसफा, गौर से उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार बार पैगाम वो देते हैं। हिंदुस्तान के गुलामी के अंदर पिसे हुए मुसलमानों को जगा रहे थे। उनको, मुसलमानों को याद करा रहे थे कि एक वक्त तुमने दुनिया की इमामत की थी और आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जगा रहे थे उनको। सारा वक्त मुसलमानों को समझा रहे थे कि सिर्फ आजाद इंसानों की हैसियत होती है। आज खुद इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार सेनेट के अंदर कहता है कि हमें आईएमएफ कह रही है कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोको। आईएमएफ ने कहा, हमने नहीं कहा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज गौर से सुन लें। जब एक कौम माशी तौर पे जब वो गिरती है, तो जैसे ही वो गिरती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होती है। जब सोवियत यूनियन, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फौज, लेकिन जब माशी तौर पे वो गिरा तो वो टूट गया। हम भी आज उधर खड़े हैं। अगर हमने अभी, जो मैं ये अब अगली बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट इस सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी हमने इस मुल्क को ना संभाला, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अभी आपको अपना प्रोग्राम देने लगा हूं 10 पॉइंट का कि मैं आगे क्या, कैसे हमने मुल्क को निकालना है। तो मैं उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है। हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है
क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास, अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम अब ये मैं आपको बताने लगा हूं क्या है पाकिस्तान को। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिसको पब्लिक जिस पे एतमाद करे, वो बड़े बड़े फैसले करेगा। वो इस मुल्क को जब तक एक वो जमात जो गवर्नमेंट में आएगी पब्लिक के मैंडेट से, पब्लिक की वोट से, वो पहला कदम होगा। क्योंकि जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप होगा। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारा मसला क्या है। हमारा 2 मसले हैं। हम जितने भी पैसे टैक्स से इकट्ठे करते हैं वो काफी नहीं है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हमें कर्जों के ऊपर किस्तें देनी पड़ती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम शुरू ही करते हैं, हम शुरू ही होते हैं खसारे से और हमें कर्जे पे मुल्क चलाना पड़ता है। दूसरा मसला है कि जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे पास डॉलर की कमी है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हमने कभी माजी में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। जो भी मुल्क तरक्की किया है, ईस्ट एशिया, चाइना, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है, रुपया गिरता है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है। हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क के, जरा गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का, ये जरा गौर से सुन लें। और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर एतमाद अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है,
जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। जिस वक्त ये कर दिया, अब जरा सुने, मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज IMF के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है, और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है।